वेलकम। स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्कल में। और हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय पर आधारित प्रश्न सेट को लेकर, और ये प्रश्न सेट 3 है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है। 4 विकल्प हैं: विधिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या फिर विधि का शासन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, विधि का शासन। ठीक है, विधि के शासन की वजह से न्यायिक मतलब भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन है उसका आधार विधि का शासन है। ठीक है, और मतलब पुनर्विलोकन से तात्पर्य ये है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि संविधान से असंगत हो तो उनकी पुनर्समीक्षा की जाए, ये पुनर्विलोकन कहलाता है, या जुडिशियल रिव्यू हो गया। और इसके बारे में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है, 32 है, 131 है, 136 है, 141 है, 143 है, 226 है, 227 है, 245, 246 और 372 है, इनके तहत जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई है। हालांकि कहीं भी स्पष्ट रूप में नहीं लिखा गया है, लेकिन इनके तहत ही न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा की जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। राष्ट्रपति को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। और ये अक्सर सवाल पूछा ही जाता है, ये वाला हर कोई ना कोई स्टेट पीएससी में 1-2 साल के गैप पर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि डी विकल्प। ठीक है, अब हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, या फिर उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के तहत। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है किसे। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को, या फिर विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, संसद को, अनुच्छेद 138(1) के अनुसार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कथन है कि उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, जो परामर्शी अधिकारिता है वो अनुच्छेद 143 से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि परामर्शी अधिकारिता के विषय में कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। दूसरा है कि परामर्शी अधिकारिता के शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। और तीसरा है कि परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। और इसमें चौथा है कि उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। अब हमको कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प ए में है कि 1 और 2 सही है, बी में है कि 1 और 3 सही है, सी में है कि 2 और 3 सही है, डी में है कि 2 और 4 सही है। तो यहाँ पे आप जो विकल्प सी है वो सही है, 2 और यानी कथन 2 और 3 सही है, पहला गलत है और चौथा गलत है। ठीक है, देखिए क्या है कि उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी नहीं होता है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना व्यक्त करे। 143 का एक ये है कि लोक महत्व के विषयों में विधि या तथ्य संबंधी मामले पर सवाल पूछा, अगर कोई सलाह मांगता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, तो
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं होता, बल्कि जो दूसरा मामला है कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि या फिर समझौता या अन्य समकक्षी विषयों पर जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है तो यहाँ पे बाध्यता हो जाती है, लेकिन हर मामले पे नहीं होती। इसलिए पहला गलत है, और चौथा कथन है वो गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय को केवल उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन। ऐसा नहीं है कि एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, बल्कि कुछ ज़्यादा निर्देश भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 2 और 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह मतलब क्या काम कर सकता है। पहला है कि सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। बी है कि सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है, और विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है। डी, उपरोक्त सभी को। बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए होगा कि सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, और सिर्फ ये राष्ट्रपति को ही सलाह दे सकता है, अन्य किसी को नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कैसे? अपनी पहल पर, या फिर तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, या फिर तभी जब मामला नागरिकों की मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, या फिर तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि मतलब अनुच्छेद 143 सीपीआई के तहत ही होता है यहाँ पे जो भी सलाह मांगना है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। उसके बाद 3 कथन दिए गए हैं। पहला है स्व प्रेरण पर, दूसरा यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, और तीसरा केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो देखिए क्या है, सलाह सिर्फ एक ही कंडीशन में दे सकता है। कब? जब वह ऐसा सलाह मांगता है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? केवल 2। और केवल 2 कहाँ है? विकल्प बी। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, है ना। और अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस अनुच्छेद के तहत यानी कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 245। कूट दिए हुए हैं 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4 और 1 2 3, यानी कि सभी। तो बताना है कि इनमें से कौन सा है जिनको अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 1 2 और 3, अनुच्छेद 32, 226 और 227। देखिए 32 की बात कर लें और 226 की बात कर लें तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को बताता है, जबकि अनुच्छेद 227 जो है ये उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति को बताता है। और इन तीनों ही मामलों को, यानी इन तीनों ही अनुच्छेदों को, जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है कि मतलब इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? 4 विकल्प हैं, 74, 56, 16 या फिर 32। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर्वोच्च न्यायालय में
न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? तो अनुच्छेद 124 3 के अनुसार यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 10 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, संविधान और कानून की रक्षा करूँगा। यह शपथ ली जाती है किनके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर संसद के सदस्य द्वारा, या फिर राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जो कि अनुसूची 3 में दिया गया है। और हालांकि ये थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो राष्ट्रपति होते हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन सभी के जो शपथ लेने का जो फॉर्मेट होता है थोड़ी अलग होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनका जो फॉर्मेट है बिल्कुल अलग होता है, एक नेता से बिल्कुल अलग होता है। और अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? विकल्प हैं केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, या फिर संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें तो जो कि अंतिम भी है इस सेट का। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 139 क के तहत। तो ये था सर्वोच्च न्यायालय पर आधारित प्रश्नों का सेट नंबर 3, और सेट चौथा जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। नमस्कार।